नमस्कार साथियों, आज की इस स्वरचित कहानी का शीर्षक है बाकी बाद में। तो आइए सुने। मोबाइल डेटा ऑन करते ही व्हाट्सएप से मैसेज बरसने लगे। उन्हीं में से एक मैसेज था सोनल का। बाकी सारे काम के थे या बेकाम के, उन सभी को परे रख मैं सोनल का मैसेज पढ़ने लगी। लिखा था कि वह जयपुर बुक फेस्टिवल में आ रही है और चूंकि मैं भी पुस्तकों की दुनिया की सैर करती हूँ तो वहाँ आ जाऊँ, मिलना हो जाएगा। सोनल न तो मेरे साथ पढ़ी थी, न मेरे मोहल्ले की या शहर की थी, न मेरी दूर दूर की कोई रिश्तेदार थी और ना ही मेरी फेसबुक फ्रेंड थी जो यूं ही चलते चलते बन जाया करते हैं। मजे की बात यह कि न तो उसकी उम्र मेरे समान थी, न पहनावा, न ही उसका व्यक्तित्व। वो मेरी रचनाओं से प्रभावित रहती थी और मैं शायद उसकी अलग दुनिया को जानने की उत्सुकता ने ही मुझे उसके पास बिठा दिया था। उसकी डीपी, उसके स्टेटस देखने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती और मुस्कुराते हुए इमोजी भेज देती थी। सोनल अपनी हर फोटो में बदली बदली सी, किसी एक परिधान में नहीं बंधी सोनल। कभी सूती साड़ी पर बड़ी बिंदी लगाए किसी एनजीओ में गरीब बच्चों के बीच में, तो कभी चुन्नी ओढ़े किसी गुरुद्वारे के आगे, कभी फ्लोरल प्रिंट की फ्रॉक पहने किसी समुद्र के किनारे, कभी शॉर्ट्स पहने पैराग्लाइडिंग करती हुई, तो कहीं जीन्स टी शर्ट पर सिर ढके कैंडल मार्च में शामिल, तो कभी हेलमेट लगाए बुलेट पर लदी सोनम। मुझे लगता है इतने रूपों में उसे देखना मेरे लिए एक कौतूहल का विषय तो सतही था, पैठ में तो मेरे मन में उसके जैसे ये सारे काम करने की चाह थी जो मैं नहीं कर पाई। अच्छा, अब आपको बता दूं कि मेरी इस रुचिकर लड़की से बातचीत कैसे शुरू हुई। लगभग 2 वर्ष पहले मैंने एक पत्रिका में अपनी चीनी यात्रा का संस्मरण लिखा था, जिसमें वहाँ के प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य के साथ वहाँ महिलाओं के छोटे पैरों की कहानी लिखी थी कि किस तरह बाल्यावस्था में ही उनकी उंगलियों को मोड़ लोहे के जूतों में बंद कर दिया जाता था। हर बार की तरह इस बार भी कुछ ईमेल आए, पर एक फ़ोन आया और वो था सोनल का, जिसमें लेख की प्रशंसा के साथ अपना सामान्य सा परिचय दिया था उसने और चलते हुए फिर से बात करने का अनुरोध किया, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया और वो और मैं दोनों सहज होकर बात करते रहे। कोई ऐसा सूत्र था जो उसे मुझे और मुझे उससे बांधे रखता था। मजे की बात यह कि हम रूबरू नहीं मिले, पर तकनीकी को साधुवाद जो दूर बैठे 2 लोगों को उनके चेहरे, हाव भाव और जीवन शैली से परस्पर परिचय करा देती है। मैं उसकी बातों से उसको पहचानती गई। सोनल आत्मविश्वास से लबरेज थी। बातों में कोई उलझाव या भटकाव नहीं, कोई दुरूहता नहीं। हर शब्द मानो पूर्ण हो, सही जगह से उठाया, सही जगह जमाया हुआ। सोनल एक जर्नलिस्ट थी, फ्रीलांसर, जो अपने ही पेशे के एक मित्र के साथ पिछले 4 वर्ष से लिव इन रिलेशन जैसे किसी बंधन से जुड़ी थी। हेलो दी, कैसी हो? क्या कर रही हो आजकल? एक सांस में शुरुआती प्रश्न होते थे उसके। फिर जवाब पाने के बाद में कहती, ओ दी, यू आर सो स्वीट, सो स्वीट। हर बार ऐसे ही बातें दोहराई जाती। मेरे प्रश्न भी उसकी दी की उपाधि को बनाए रखने वाले होते, जैसे ये तस्वीर क्या प्रगति मैदान में खींची है? कैसा था इस बार फेस्टिवल? नेशनल बुक ट्रस्ट वाला था? अच्छा, कितने दिन रह आई गोवा में? हाँ, अच्छा, तो हर रविवार लंगर में सेवा देती हो? अरे, लेह लद्दाख, वो भी बाइक से? ये एनजीओ में नया क्या कर रही हो अपने? मैं उसे देखते हुए सोचती कि नवदुर्गा अपने नव रूपों में विराजमान हैं। 18 हाथ, 9 धड़, 9 सिर से विशाल जगत को नापने, समझने, सोचने, समाधान करने के लिए।
तो आज मैं नियत तिथि और तयशुदा कार्यक्रम के तहत उसके सामने थी। मैं अपने एक परिचित के घर रुकी थी और सोनल जिस होटल में रुकी थी उसी के रेस्तरां में हम बैठे हुए। बड़ी गर्मजोशी से गले लगी वो मुझसे। ब्लू जीन्स पर सी ग्रीन जैकेट पहने, आंखों में नीला काजल लगाए, नीलकंठी। उसे देखते ही नीलकंठ पक्षी की याद आ गई। परिंदा तो थी ही वो, फिर नीलकंठ जो कभी समूह में रहता ही नहीं, अकेला ही उड़ान भरता है, सिर्फ यौन संपर्क के दिनों में ही अपने साथी के साथ रहता है। मुझे उसके दुबले पतले पुरुष मित्र का ख्याल आया जिसकी बातें वो सगर्व करती है कभी कभी। हमने देश, दुनिया, राजनीति, नए साहित्यकार, उनकी लेखनी, उनकी दूसरों से तुलना, सब कुछ खंगाल लिया। फिर वो बात करते करते मेरे हाथों को पकड़कर बैठ गई। उंगलियों में पहनी अंगूठियों को हिलाते हुए बोली, कैसे धोखे में रहती हैं आप बिना दी? इनको पहनने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्या? उसका इशारा मेरी तर्जनी में पहने पुखराज और कनिष्का में पहने मोती की अंगूठियों से था। पता है दी, उस फला मंत्री ने तो अपनी 8 अंगुलियां अंगूठियों से ही पाट ली थी। दोनों बाहों में ताबीज थे, गले में मालाएं थी, फिर भी बेचारा चुनाव हार गया। अरे वही दी जो अपनी सरकार के हारते ही एक रेप केस में लखनऊ जेल में बंद है। सोनल की ठहाकेदार हंसी रेस्तरां में गूंज उठी। अच्छा दी, ये पढ़ो। उसने दोनों हथेलियां मेरी ओर बढ़ा दी। अरे ना, मुझे नहीं आता भाई, ये हस्तरेखा पढ़ना मैं नहीं जानती। वह फिर हंसी, ठहाकेदार हंसी। मुझे अचानक स्कूल की वो सखियां याद आ गईं जो एक दूसरे को अपना आधा अधूरा हस्तरेखा ज्ञान बांटती हुई खिलखिलाती थीं। फिर कक्षा में अध्यापिका के आते ही हस्तरेखा भूलकर उसके चेहरे की रेखाएं पढ़ने लगती थीं। अरे दी, कहाँ आपको जरूरत है? आप भूत और भविष्य में नहीं उलझती। थोड़ा ठहर कर सोनल बोली, आप तो ताजा ताजा वर्तमान पढ़ती हैं। ताजा वर्तमान? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, और नहीं तो क्या, आप तो इंसान के चेहरे पढ़ती हैं, सामने बैठे इंसान के। इस बार उसकी हंसी में मेरी हंसी भी शामिल हो गई। सच कह रही है सोनल, हर लिखाईगार मन को पढ़ता है, चेहरे के पीछे छिपे मन को। हमारी हंसी को तोड़ा मेरे मोबाइल पर आई एक रिंग ने। जब मैं बात करके निपटी तो देखा कि वह सामने दीवार पर लगी मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को देख रही थी। उसके रंगों को चुराती उसकी नजरें मुझ पर टिक गईं। बोली, देखो क्या क्या शक्ल दिखती है इसमें। कभी तो जानवर दिखते हैं, कभी इंसान दिखते हैं और कभी कुछ और ही दिखते हैं। पता है दी, ये पेंटिंग दुनिया का चेहरा है। कभी कभी तो जानवर दिखता है, वो इंसान निकल जाता है, और जो इंसान दिखता है वो जानवर निकल जाता है। अच्छा, आपने मी टू मूवमेंट के कॉलम पढ़े हैं? अरे वही हॉलीवुड अभिनेत्री अनीसा मिलानो ने चलाया है, पढ़ना। पता है दी, ये दुनिया एक जैसी है, चाहे इसका कोई सा भी छोर हो, चाहे कोई सा भी टुकड़ा हो, चाहे शहर हो या गांव हो, झोपड़ी हो या इमारत हो, खेत खलियान हो या फिर शहर का कोई ऑफिस हो। उसकी हिकारत भरी नजरें फिर पेंटिंग पर टिक गईं। लगा जैसे कोई दर्शन खोज रही है, कोई थीसिस, कोई तर्क, कोई समाधान, कुछ ऐसा जो जीवन को जस्टिफाई करे। मैं उसे गंभीर होता देख कुछ निर्णय नहीं ले पाई कि उसके अतीत के बारे में कुछ पूछूं या रहने दूं। कॉफी की चुस्की भरते हुए मैंने पूछा, सोनल, तुझे डर नहीं लगता यूं अकेली घूमती फिरती है? जब देखो तब सोलो ट्रिप। मैंने सोचा वह ठहाका लगाकर हंस देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वह गंभीर मुद्रा में हल्के से व्यंग के अंदाज में बोली, डर किसका है दी? तुम क्या सोचती हो, घर में परिवार में क्या सेफ रहती हैं लड़की? बोलो।
मुझे स्वयं पर कोफ्त हुई। मैं बोली, हाँ सही कहती हो सोनल, आजकल तो ऐसे कई किस्से सुनते हैं हम लोग। सोनल ने तुरंत स्वयं को सहेज लिया और वो बोली, पता है दी, बाहर वालों को पहचानना ज़्यादा सरल होता है बनिस्बत घर के भेड़ियों को। मुझे लगा उसके चेहरे पर अतीत के कुछ क्षण ठहरे हैं, वो जीवित हो गए हैं, कुछ धधक रहा है। सच है, समय मरता नहीं, वह तो बस बीतता है। मी टू, महिलाओं के शारीरिक शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध खुलकर बोलने वाले इस अभियान के तहत हर क्षेत्र, हर वर्ग की महिलाओं ने अपने अनुभव लिखे थे। तो इसने भी कुछ लिखा था क्या, या इसको लिखना था? मैंने चाहकर भी नहीं पूछा, हिम्मत ही नहीं हुई। चलते हुए सोनल फिर ठहाकेदार हंसी से खिल उठी। मेरा हाथ दबाते हुए धीरे से बोली, बाकी बाद में। बाकी बाद में? अवधूत सी सोनल, अवधूत भी तो स्थिरता चाहता है आत्मा में रमने के लिए। क्या इस यायावरी से सोनल का मोहभंग नहीं होता? कैसी रिक्तता है, कैसी शून्यता है जिसे वह जानबूझकर भरना ही नहीं चाहती। लगा जैसे यह मन के साथ तन को भी भटका रही है। इस अथाह भीड़ में, इन दुरूह सड़कों पर, इन ऊंचे पहाड़ों पर, इन फिसलती घाटियों पर, और अपनी उस बुलेट सवारी पर जिसे वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त कहती है। टैक्सी में बैठे बैठे मुलाकात के आखिरी शब्द कानों में घुमड़ रहे थे, बाकी बाद में, बाकी बाद में। बाद में क्या पूछूंगी? पूछकर भी, जानकर भी क्या होगा? और मैंने सोच लिया कि अगली बार मैं इस चिंगारी की राख को नहीं उड़ाऊंगी। तो साथियों, ये थी कहानी बाकी बाद में। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने विचार जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।